हरी बहुत ही ज़्यादा गरीब था। वह सब्जियां बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था, लेकिन उसकी सब्जियां भी कोई लेने को तैयार नहीं होता था। सभी उसकी सब्जियों को बासी कहकर लेने से इनकार कर देते। जैसे तैसे वह अपने परिवार का पेट पाल रहा था। रोज़ की तरह आज भी हरी अपने ठेले पर सब्जियां बेच रहा था। आज उसके ठेले पर सभी सब्जियां लेने आ रहे थे। वह बहुत खुश था। तभी एक काली चमचमाती कार उसके ठेले के आगे आकर रुकी। उसमें से एक औरत उतरकर हरी के पास आई और उसके बाद जो कुछ हुआ उसने हरी को हिलाकर रख दिया। हरी जो बहुत गरीब है, ठेले पर सब्जियां बेचता है, लेकिन अक्सर लोग उसकी सब्जियां खरीदते ही नहीं, बासी कहकर नहीं लेते। कभी कभार ही उसकी सब्जियां बिक पाती हैं। वह बहुत परेशान है अपनी ज़िंदगी से। उसको अपने परिवार के पेट भरने के लिए कुछ चाहिए। जैसे तैसे वह ये अपनी सब्जियां बेचकर गुजारा कर रहा है। एक दिन वह सब्जियां बेच रहा होता है। उस दिन उसके पास हरी ताज़ी सब्जियां थी, तो उसके कस्टमर भी उसके पास खड़े थे। तभी उसके सामने एक काली चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। एक औरत उसमें से उतरी और आकर उसने कुछ सब्जियां पसंद की और हरी की तरफ पैसे बढ़ाए। हरी ने ये सब्जियां तोलकर पैकेट उस औरत को दे दिया। सिर्फ हरी ही नहीं, वहाँ खड़े लोग भी आश्चर्यचकित थे कि इतनी बड़ी अमीर औरत एक ठेले से सब्जी खरीद रही है। लेकिन वह औरत शायद जल्दी में थी। हरी ने उसको पैसे बढ़ा बताए और जो उसने कहा उसे सब्जियां पैक करके दे दी। वह अपना थैला उठाकर गाड़ी में जाकर बैठ गई और गाड़ी वहां से चली गई। बाकी के कस्टमर भी जल्दी जल्दी का शोर मचा रहे थे। जल्दी से हरी ने उनकी सब्जियां उन्हें दी और वह अपनी सब्जियां लेकर चले गए। आज हरी बहुत खुश था। आज उसकी अच्छी आमदनी हुई थी। लेकिन तभी हरी की नज़र सब्जियों पर गई, जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे हैरानी का एक बहुत ज़ोरदार झटका लगा। उसने देखा कि सब्जियों के पास एक छोटा सा पर्स रखा है। शायद वह औरत अपना पर्स यहीं भूल गई थी। हरी ने जल्दी से वह पर्स उठाया और उसे कार के पीछे भागना शुरू किया और वह उस औरत को आवाज़ लगाता रहा, पर शायद ना तो उस औरत ने ही आवाज़ सुनी और ना ड्राइवर ने ही ध्यान दिया। गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ गई। हरी थक कर वापस अपने ठेले पर आ गया। अब परेशान था कि उस औरत तक उसका पर्स कैसे पहुंचाया जाए। उसने पर्स खोलकर देखा तो उसमें 17,000 रुपये रखे हुए थे। हरी ने तो अपनी ज़िंदगी में इतने पैसे पहली ही बार देखे थे। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। बदन में सनसनी सी मच गई। उन पैसों के अलावा उसके कुछ कागज़ भी उसके अंदर रखे थे। हरी एक बहुत ईमानदार और नेक इंसान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। ये पर्स उस औरत तक कैसे पहुंचाए। तभी उसकी नज़र उस पर्स के अंदर रखे आईडी कार्ड पर गई, जिसमें उस औरत का पता लिखा था। यह देखकर हरी को थोड़ा सुकून हुआ कि चलो, कम से कम कुछ तो पता चला। मैं इस जगह का पता करूँगा और ये पर्स उस औरत को ज़रूर लौटा कर आऊँगा। शाम को जब वह अपने घर लौटा तो उसके दोनों छोटे बच्चे बाबा बाबा कहकर उसको लिपट गए। कहने लगे, बाबा 1 रुपया दो ना, टॉफ़ी लानी है। हरी ने मुस्कुराते हुए 2 रुपए दोनों बच्चों को दे दिए। हालांकि इस ज़माने में 1 या 2 रुपए की कोई चीज़ नहीं मिलती। दुकानदार भी उन बच्चों को अक्सर भगा दिया करता था, पर फिर भी वह थे तो बच्चे ही। 1 रुपए की एक टॉफ़ी लाकर भी उन्हें बहुत खुशी मिल जाती थी। आज हरी की कुछ सब्जियां बिक भी गई थी, इसीलिए उसने अपने बच्चों को 1-1 रुपया दिया और फिर हाथ धोकर खाने के लिए बैठ गया। घर में खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी थी और कुछ नहीं था। जबकि हरी खुद सब्जियों का काम करता था, लेकिन वह अपने घर में सब्ज़ी नहीं पकवाता था, क्योंकि उसको वह सब्जियां बेचकर पैसे कमाने होते थे, जिस घर में कम से कम आटा तो आ ही सके। वह चटनी से रोटी खा रहा था। रोटी खाते खाते उसने अपनी पत्नी को उस अमीर औरत की बात बताई, तो उसकी पत्नी ये सुनकर पहले तो आंखें फाड़े अपने पति को देखती रही और फिर ज़ोर से मुस्कुराकर कहने लगी कि देखो, मैं ना कहती थी कि एक दिन ऊपर वाला हमें किसी की मदद के लिए ज़रूर भेजेगा। देखो, उसने हमारी मदद की है। ये पैसे दिखाओ मुझे, कहाँ हैं? अब हमारी ज़िंदगी कुछ दिन के लिए तो आसान हो ही जाएगी। हाँ, सारी ज़िंदगी तो ये पैसे हमारे साथ नहीं होंगे, लेकिन कुछ दिन के लिए तो हम अच्छे से खाना खा ही पाएंगे। उसके यह शब्द सुनकर हरी उसे हैरानी से देखने लगा। कहने लगा, ये तुम क्या कह रही हो?
कैसी बातें कर रही हो? यह किसी की अमानत है, कोई हमें देकर नहीं गया। वह औरत भूल से उसे वहाँ छोड़ गई है। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी अमानत उसको लौटा दें, और जबकि अब मुझे उस जगह का पता भी मिल गया है। लेकिन पत्नी कहने लगी, तुम सारी ज़िंदगी बेवकूफ़ी की हरकतें करते रहना और हम यूं ही भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। अरे अपने पेट का तो मैं सब्र कर लूँ, लेकिन जब मैं अपने बच्चों को भूख से बिलखते हुए देखती हूँ तो ना मुझसे रहा नहीं जाता। देखो, समझदारी से काम लो। ये 17,000 रुपये हैं, कोई छोटी रकम नहीं है। इससे चाहे तो तुम अपना अच्छा काम भी कर सकते हो, फिर शायद हमारी ज़िंदगी अच्छे से गुजरने लगे। इस बात को लेकर काफ़ी देर तक दोनों पति पत्नी बहस करते रहे, लेकिन हरि ने साफ कह दिया था कि इसमें से 1 रुपया भी मेरे लिए खाना गुनाह है। तुम सब्र कर लो, भगवान एक दिन हमारी मदद ज़रूर करेगा, तुम देखती रहना। इस बात पर उसकी पत्नी नाराज़ होकर वहाँ से चली गई। हरि भी रात को सो गया। अगले दिन सुबह को जब वह उठा तो सबसे पहले उसने वह पर्स उठाया, आईडी कार्ड पर लिखे हुए पते को ढूंढने निकल गया। दोपहर तक धक्के खाता रहा, लेकिन काफ़ी समय बाद उसे एक ऐसी जगह का पता चला जहाँ पर सिर्फ अमीर लोग रहते थे। पता करते करते वह एक बहुत बड़ी बंगले के आगे पहुँचा। बंगले के बाहर गार्ड खड़ा था। उसने गार्ड को वह पर्स तो नहीं दिया, लेकिन तभी उसकी नज़र उस काली चमचमाती गाड़ी पर गई जिसमें बैठकर वह औरत कल उसके ठेले पर आई थी। उसे उस गाड़ी का नंबर तो याद नहीं था, लेकिन हाँ, हूबहू वही गाड़ी लगती है। गार्ड को उसने सारी बात बताई कि एक औरत मेरे ठेले पर गई थी, वह अपना कुछ सामान छोड़ आई थी, मैं उनसे मिलकर उन्हें देना चाहता हूँ। लेकिन गार्ड ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन काफ़ी मिन्नतें करने के बाद गार्ड अंदर गया और थोड़ी देर बाद जब वापस आया तो हरि को अंदर जाने का इशारा किया। हरि जैसे ही अंदर गया तो वह देखता का देखता ही रह गया। इतना बड़ा बंगला, ऐसा लगता था जैसे वह किसी सपनों की दुनिया में आ गया हो। तभी उसकी नज़र उसकी तरफ आ रही उस औरत पर गई। जल्दी से हरि ने उस औरत के सामने हाथ जोड़ लिए। हाँ, ये वही औरत थी जो कल उसके ठेले पर गई थी। वह औरत शायद उसे पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने सब्जियां तो देखी थी। सब्जियों वाले को शायद उसने ध्यान ना दिया हो। तब हरि ने उस औरत से कहा, मैडम, कल आप मेरे ठेले पर सब्जियां लेने आई थी। यह औरत निकिता वर्मा थी। निकिता वर्मा स्वभाव से बहुत शालीनता वाली लग रही थी। उन्होंने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, अच्छा तो तुम वही ठेले वाले हो। क्या मैं तुम्हें पैसे देना भूल गई थी? हरि ने घबराकर एकदम, नहीं नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। मैं पैसे लेने के लिए यहाँ नहीं आया, बल्कि मैं तो आपकी अमानत लौटाने के लिए आया हूँ। कल आप जब सब्जियाँ लेकर वहाँ से आ रही थी, उसके बाद मेरी नज़र आपके इस पर्स पर पड़ी। हरि ने वह पर्स उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। उस पर्स को देखकर निकिता एकदम से चौंक गई। अरे, ये तुम्हें कहाँ से मिला? हाँ वही तो मैडम, यह आप मेरे ठेले पर छोड़ आई थी। मैं आपकी गाड़ी के पीछे भागा भी था, आपको आवाज़ भी दी थी, लेकिन शायद आपने मेरी आवाज़ सुनी ही नहीं। आपके ड्राइवर ने भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। फिर मैं थक कर वापस आ गया था। आपका एड्रेस पता करने के लिए मुझे ये पर्स खोलकर देखना पड़ा। मैडम, इसमें जो चीज़ जैसी थी वैसी ही रखी है, बस आपके आईडी कार्ड से मैंने आपका पता ज़रूर देखा था। निकिता बड़ी ध्यान से हरि की तरफ देख रही थी। तभी निकिता के मोबाइल की बेल बजी। उसने कहा, तुम बैठो, कुछ नाश्ता पानी करो। उसने अपने नौकर को आवाज़ लगाई और हरि को कुछ खिलाने के लिए कहा, और उसने वह पर्स हरि से अपने हाथ में नहीं लिया, बल्कि नौकर से पकड़ने को कहा। ये बात हरि के दिल को चुभी ही थी कि क्या गरीबों के हाथ से कुछ लेना भी इन अमीर लोगों को गवारा नहीं। इसके बाद निकिता वर्मा वहाँ से चली गई। हरि ईमानदारी के साथ खुददार भी बहुत था। उसने वहाँ पर एक गिलास पानी भी नहीं पिया और नौकर को शुक्रिया कहकर चला गया। शाम को जब वह अपने घर पहुँचा, उसकी पत्नी उसके लिए खाना लाई और फिर पूछने लगी, क्या मिला ईमानदारी का इनाम? हरि चुप रहा। उसने अपनी पत्नी को कोई जवाब नहीं दिया। उसकी पत्नी समझ चुकी थी कि ये अमीर लोग सब एक जैसे ही होते हैं, कोई किसी गरीब पर तरस नहीं खाता। ये तो मेरा पति ही बेवकूफ़ है, वरना किसी को क्या पता चलना था। फिर भी उसने हरि को एक दो बातें सुनाई।
पर हरी चुप रहा। हरी के दिन फिर उसी तरह से गुजरने लगे। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह मंडी जाकर अच्छी सब्जियां खरीद लाता। वह तो सब्जी वालों की दुकान से बची कुची सब्जियां कम पैसों में लेकर आता था और अगले दिन उन्हें बेचा करता था। अगले दिन हरी रोज की तरह अपने ठेले पर खड़ा सब्जियां बेच रहा था। तभी फिर से एक काले रंग की चमचमाती हुई कार उसके ठेले के सामने आकर रुकी। हरी उस कार को अब अच्छे से पहचानता था। उसने ड्राइवर को देखा कि हाँ, ये वही कार है, लेकिन आज उसमें से ना तो कोई औरत सब्जी लेने के लिए उतरी थी और ना ही गाड़ी का दरवाज़ा खुला। थोड़ी देर बाद गाड़ी का ड्राइवर चलकर हरी के पास आया और कहने लगा कि तुम्हें साहब ने बुलाया है। हरी एक बार को घबरा गया, फिर पूछने लगा, कौन साहब और मुझे क्यों बुलाया है? उस ड्राइवर ने कहा, ये तो मुझे नहीं पता, पर तुम्हें बुलाया है। हरी ने पूछा, तुम्हारे साहब का नाम क्या है? उस ड्राइवर ने कहा, अरे तुम उन्हें नहीं जानते? वह इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका नाम भला शहर में कौन नहीं जानता। उनका नाम है दयानंद वर्मा। शहर के बड़े बड़े उद्योगपति उनके आगे झुकते हैं। हरी कहने लगा, मैं ठहरा गरीब आदमी, मुझे अमीरों से क्या लेना देना, पर अभी तो मैं सब्जियां बेच रहा हूँ। मेरा परिवार इन्हीं सब्जियों से चलता है। ड्राइवर कहने लगा, ऐसा ना हो कि तुम ना जाओ और साहब तुमसे गुस्सा हो जाएं। हरी अपने मन में सोच रहा था, ऐसी क्या वजह हो सकती है कि कोई अमीर आदमी मुझे बुलाए। हरी ने उस ड्राइवर को थोड़ा इंतज़ार करने के लिए कहा। जल्दी ही वह अपना ठेला अपने घर खड़ा करके आया और फिर उस ड्राइवर के साथ चला गया। हरी इस बात पर बहुत हैरान था कि उसे फिर इस बंगले में आखिर क्यों बुलाया गया है। जल्दी ही ड्राइवर उसे एक बहुत बड़े हॉल में लेकर पहुंचा, जहां पर बड़े बड़े झूमर लटके हुए थे। हरी को तो वह शान और शौकत देखकर ही घबराहट सी महसूस हो रही थी। वह एक कोने में खड़ा हो गया। सामने एक सोफे पर एक बूढ़ा आदमी, लेकिन शक्ल सूरत से बहुत खूबसूरत और रोब वाला, चमचमाते हुए सफ़ेद सूट और काले जूतों में बैठा मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। तभी वह हरी को देखते ही खड़ा हो गया और खुद चलकर हरी के पास आया। हरी खामोशी से और घबराते हुए खड़ा था। घबराहट के मारे उसका बुरा हाल था। तभी ड्राइवर ने उसके कान में कहा कि यही तो हैं दयानंद वर्मा जी। उस बूढ़े आदमी ने ड्राइवर को बाहर जाने का इशारा किया और हरी ने उस बूढ़े आदमी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। इससे ज़्यादा हरी कुछ ना कह सका। उसके बाद इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन दयानंद वर्मा हरी के पास आकर रुक गए और खामोशी से उसे देखने लगे। अब तो हरी की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि आखिर ये सारा क्या मामला है। तभी उसे पीछे से निकिता वर्मा की आवाज़ सुनाई दी, पापा पापा। वह जल्दी में थी और अपने पिता दयानंद वर्मा से कुछ कहने आ रही थी, लेकिन वह एक झटके से रुकी। तब उसने हरी को वहाँ पर खड़े देखा। हरी ने निकिता को देखकर हाथ जोड़ लिए और उसे प्रणाम किया, लेकिन निकिता उसको हैरानी से देखकर कहने लगी, क्या कुछ लेने आए हो? मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम तो देना ही भूल गई थी। हाँ, वैसे भी तुम्हारी ईमानदारी का तो इनाम बनता ही है। और फिर निकिता ने कहा, पापा आप इसको कुछ इनाम दे दीजिए। ये कहकर निकिता तो वहाँ से चली गई, लेकिन दयानंद वर्मा चुपचाप खड़े निकिता को जाते देखते रहे। फिर धीरे से उन्होंने हरी के कंधों को थाम लिया और कहा, मैंने कल तुम्हें देखा था, पर तुम्हारे सामने आने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। हरी ने उनके हाथों की तरफ देखा। घबराहट के मारे उसके पसीने छूट रहे थे और फिर हरी को अपने सीने से लगा लिया। हरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, और दयानंद वर्मा उसको सीने से लगाए ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और फिर उससे कहा, तुम हैरान हो ना, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, तुम आराम से बैठो। फिर उन्होंने हरी को बताना शुरू किया। पहले मैं एक गांव में रहता था। मेरी इच्छा थी कि मैं खूब पैसा कमाऊं। मेरे पिता एक साधारण से किसान थे। उन्होंने मेरी शादी भी एक गरीब परिवार में की, गरीब लड़की से की। लेकिन जब मेरे माता पिता गुजर गए, तब तक मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन उसका गरीब होना जैसे मेरे लिए एक पाप था। मैं उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। फिर मैं अपनी ज़मीन बेचकर शहर में आकर नौकरी शुरू कर दी। पैसा कमाने की चाह में मैं इतना आगे निकल चुका था कि मुझे सही और गलत का फ़र्क करना भी ख़त्म हो गया। मेरी पत्नी मुझे गलत कामों के लिए रोकती, पर मैं उसकी एक ना सुनता। एक दिन इसी बात पर
मैंने उसे बहुत मारा। उसने भी मुझसे झगड़ना शुरू कर दिया था। हमारे बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा रहने लगा था, तो मैंने उसे एक दिन घर से निकाल दिया। मेरा बेटा उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता था, जबकि मेरी बेटी निकिता मेरी लाडली थी, वह मेरे बिना नहीं रह सकती थी। मैंने कहा कि तुम चाहो तो एक बच्चे को अपने साथ ले जा सकती हो। उसने मेरे आगे हाथ जोड़े, मेरे पाँव पड़ी, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। फिर वह अपने बेटे को लेकर चली गई, लेकिन निकिता अपनी माँ के लिए बहुत रोती थी। जैसे कैसे मैंने 6 महीने गुजारे और 6 महीने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरे पास सब कुछ था, नाम, दौलत, पैसा, शोहरत, हर तरह का ऐशो आराम, लेकिन नहीं था तो मन का सुकून। अब मुझे अपनी पत्नी का मूल्य समझ में आ रहा था। वह एक ऐसी औरत थी जिसने हर बुरे वक्त में भी मेरा हर तरीके से साथ दिया था। तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं उसे वापस लेकर आऊँगा। मैं अपनी पत्नी को मनाकर ले आऊँगा, क्योंकि मैंने उसको सिर्फ छोड़ा था। हमारे बीच रिश्ता पहले जैसा ही था, लेकिन जब मैं उसके गांव उसके घर पहुंचा तो पता चला कि शहर से लौटकर आने के 1 महीने के बाद ही उसकी मौत हो गई थी। फिर मैं अपने बेटे का पता किया तो उसके नाना नानी ने उसको मेरे साथ वापस भेजने के लिए साफ इनकार कर दिया। हालांकि मैंने उनसे बहुत मिन्नतें भी की, लेकिन उन्होंने मेरे बेटे को मुझे नहीं सौंपा। फिर मैं वहाँ से खाली हाथ लौट कर आ गया। जैसे तैसे निकिता बड़ी होती रही, लेकिन मैं अक्सर उस गांव के अंदर चुपके से चक्कर लगाता था, सिर्फ एक झलक अपने बेटे की देखने के लिए। मैंने अपने बेटे को अपने हाथों से पाला तो नहीं था, उसकी परवरिश तो नहीं की थी, हाँ, लेकिन उसे बड़े होते हुए देखा ज़रूर था। लेकिन अचानक मुझे फालिज पड़ गया। मेरे पैर काम नहीं करते थे। 6 साल तक मैं बिस्तर पर रहा। अच्छा इलाज मिलने के कारण से मैं फिर से पूरी तरह स्वस्थ तो हो गया, लेकिन अपने किए गए कर्म मैं नहीं भूल पाता कि मैंने अपनी पत्नी के साथ जो नाइंसाफ़ी की, अपने बेटे को खो दिया। मैं फिर से उस गांव में अपने बेटे से मिलने के लिए जाने वाला था। मैं चाहता था कि मैं अपने बेटे से मिलकर सारी सच्चाई उसे बता दूं, उससे माफ़ी मांगूं और अपनी ज़िंदगी के आखिरी समय में मैं अपने बेटे को अपने सीने से लगा सकूं। जो मैंने गुनाह किया उसको मैंने भगवान से भी दिल से माफ़ी मांगी, और मैं तुमसे भी दिल से माफ़ी मांगता हूँ। यह शब्द सुनते ही हरी चौंक उठा। मुझसे क्यों साहब? मैं तो एक गरीब ठेले वाला हूँ, भला आप मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? तभी दयानंद जी फिर से उठे और उसे फिर से सीने से लगाकर कहने लगे, बेवकूफ़, इतना भी नहीं समझता। इतनी लंबी कहानी मैं किसी को क्यों सुनाऊंगा? मैं तुझसे माफ़ी मांग रहा हूँ, अपने बेटे से। हाँ बेटा, मैं ही तेरा अभागा पिता हूँ, मैं तेरा गुनाहगार हूँ। हो सके तो अपने इस बूढ़े अभागे पिता को माफ़ कर देना। यह सुनकर तो हरी के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह कहने लगा, नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। दयानंद जी ने उसे उसकी माँ का फ़ोटो दिखाया, उसके नाना नानी, उसके पिता, सबके नाम उंगलियों पर गिनवा दिए। तब जाकर हरी को उनकी बात पर यकीन आया। हरी की आंखों से आंसू बह रहे थे। दयानंद जी ने कहा, बेटा, इतने साल तुम मुझसे दूर रहे, अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे अपने बेटे बनकर। तभी किसी और की आवाज़ भी उन दोनों के कान में आई, और मेरे भाई बनकर। निकिता अंदर आते हुए कह रही थी, जो अब तक की सारी बात दरवाजे के पीछे खड़ी होकर चुपचाप से सुन रही थी। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। हालांकि उसके अंदर पैसे का थोड़ा घमंड था, लेकिन आज जब सच्चाई उसके सामने थी तो उसने अपने भाई से मिलने में देर नहीं की और अपने भाई के गले लग गई। उसके बाद दयानंद जी ने हरी को अपनी गाड़ी में बिठाया और ख़ुद उसके गांव चले गए, उसकी पत्नी और बच्चों को लेने के लिए। उसकी पत्नी भी बहुत हैरान थी, बहुत खुश भी थी। हरी ने उसे कहा, मैं नहीं कहता था कि भगवान एक दिन हमारा समय ज़रूर पलटेंगे। देखा, अगर हम वह 17,000 रुपये रख लेते तो आज हम रिश्तों की दौलत से माला माल नहीं हो पाते। तो आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? क्या ईमानदारी आज के ज़माने में कहानियों तक ही सीमित रह गई है, या आप मानते हैं कि अभी भी दुनिया में ईमानदार लोग हैं? अपने सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दीजिए। और कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, और हमारे चैनल FR हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं ऐसी ही कुछ सीख देने वाली, दिल को छू लेने वाली कहानियों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।